नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 14 सितंबर 2022 एंड हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। और इस पूरा पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको उसमें कॉपी पेस्ट करके कुछ भी चीज़ें अपने नोट्स में भी पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है न्यूज़ रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि रिसेंटली गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया है ना। इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को जो इनॉग्रेट किया गया है, इसका एम मेनली यही है दैट यहाँ के जो किसान हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना जिससे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अच्छे से उगा पाए, और यही नहीं, सिर्फ उगा ही नहीं पाए, उस सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप कर सके। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस को क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो, अगर कोई चीज़ में इंटरप्रेन्योरशिप का जब भी मैं क्रिएशन का बात कर रहा हूँ, सिंपली जो आपके दिमाग में हिट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब जनरेशन, राइट, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में, जिससे जो किसानों का जो आमदनी होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा ना। इस स्किल डेवलपमेंट को सेटअप किस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? देखो, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके अंडर किया गया है। ठीक है, इसके अंडर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं? रेसिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनीज को, राइट। स्मार्ट ट्रेनिंग हॉल प्रोवाइड किया जाता है विथ मॉडर्न ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स। यही क्यों, हैंड ऑन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होता है इन आउटडोर सिचुएशन एज वेल, और इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर। इससे अनडाउटेडली फ्यूचर में जो मैन पावर्स क्रिएट होंगी ना, वो ट्रेंड होंगी, जिससे अगर वो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ को और भी कमर्शियलाइज करना चाहे तो उनके लिए कमर्शियलाइजेशन रिस्पेक्टिवली ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट G20 पावर, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आपको पता होना चाहिए दोस्तों दैट इंडोनेशिया अभी इज अ प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है G20 का, राइट। नेक्स्ट साल दैट इज दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में यह प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिल जाएगा। यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट। उसी के रिलेटेड यह न्यूज दिया हुआ है दैट अगर इंडिया के पास जो G20 का प्रेसिडेंसी आ जाएगा तो इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। देखो, बेनिफिट्स एज सच क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया। जैसे ग्लोबल एजेंडा बोला जा रहा है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा दैट इंडिया एक सेंटर स्टेज एज्यूम करे इन ग्लोबल एजेंडा एंड डिस्कोर्स, क्योंकि जिनके पास भी प्रेसिडेंटशिप होता है वही अल्टीमेटली पुट फोर्थ मेन करते हैं दैट हाँ क्या क्या ग्लोबल इश्यूज को रेज करना है। ठीक है, तो इंडिया इसका भरपूर फायदा उठाने वाला है। यही क्यों ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो G20 होल्ड करता है स्ट्रैटेजिक रोल इन सिक्योरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। और इनफैक्ट यही नहीं, G20 रिप्रेजेंट भी करता है 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP। आप खुद सोचिए ना भाई, अगर कोई भी चीज दुनिया की जो मेजर 80% ऑफ ग्लोबल GDP अगर बोलती है तो दुनिया उसको मानेगी, दुनिया उसको सुनेगी, है ना। यही क्यों लीडरशिप पोटेंशियल भी है इंडिया के पास, दैट इज कंट्री का लीडरशिप पोटेंशियल और डिप्लोमेटिक फोरसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इन्हांस होने वाला है, काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। व्हाट शुड इंडिया डू फॉर सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी? नाउ सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी के लिए हमें इंडोनेशिया का फुटस्टेप को फॉलो करना चाहिए। जैसे इंडोनेशिया ने अपने प्रेसिडेंटशिप को अच्छे तरीके से संभाला है, वैसे ही क्यों ना हम लोग भी ना। सवाल होता है इंडोनेशिया ने क्या किया भाई। देखो, इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंटशिप था ना, उसमें 3 की पिलर्स थे। एक तो था ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और यही टेम्पलेट बोला जा रहा है दैट इट कुड बी यूजफुल फॉर इंडिया इन फोर्जिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एज वेल। G20 की अगर बात करें, ये जितने सारे रेड कंट्रीज में देख रहे हो, दीज आर द पार्ट ऑफ G20, राइट। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इसमें देखो G7 तो है, G8 मेंबर्स भी है, और ये सारे मेंबर्स है एक्स्ट्रा जो क्या G7 और G8 के पार्ट नहीं है। सो यस, दीज टुगेदर फॉर्म द बंच ऑफ 20 कंट्रीज एंड अ यूरोपियन यूनियन एज वेल। ठीक है, सो दे टुगेदर मेक G20। ठीक है, याद कर लीजिए, लेकिन वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक को याद कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रायोरिटाइज्ड एरिया, किन किन एरिया में इंडिया को फोकस करना चाहिए? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, असिस्टेंस टुवर्ड ग्रीन इकोनॉमी, ग्रेटर एक्सेस टू ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एड्रेस डेप्ट स्ट्रेट्स, है ना। तो फूड एंड एनर्जी जो सिक्योरिटी है वल्नरेबल इकोनॉमीज के लिए, ये सब चीज़ें टैकल करना जिससे ओवरऑल सस्टेनेबल वे में दुनिया डेवलप कर सके। तो इन सब एरियाज को फोकस कहीं ना कहीं रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, कीपिंग बिग टेक इन चेक। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया देख रही है दैट कैसे ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया जायंट्स हैं ना, इनको
एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसको कहता है सेफ चेक, राइट। अब इंडिया और यूएस सोच रही है कैसे इस वाले प्रोविजन को हटाया जा सके। नाउ क्यों हटाया जा सके, पहले तो हमें समझना पड़ेगा दैट ये सेफ हार्बर है क्या भाई। ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनको सेफ हार्बर कैसे मिला हुआ है। देखो सेफ हार्बर मैं आपको यहां पे जो जो लिखा हुआ ना, इससे भी मैं आपको साफ बच्चों वाले शब्दों में समझा रहा हूं। आप फेसबुक यूज करते हो दोस्तों, आप ट्विटर यूज करते हो। नाउ आप फेसबुक ट्विटर में लिखोगे यस आई एम इन वैकेशंस, ये चलो वो सब अच्छा है, ठीक है, आप अपने सोशल लाइफ को शेयर कर सकते हो फेसबुक ट्विटर कहीं पर भी। बट वहीं पर अगर आप अपने सोशल लाइफ को शेयर ऐसा चीज लिख रहे हो जिससे क्या विच इज नॉट एट ऑल आपत्तिजनक हो दूसरों के लिए, मतलब आपकी सिविल लिबर्टीज ठीक है, बट इट शुड नॉट हर्ट द लिबर्टीज ऑफ अदर पीपल, या फिर इट शुड नॉट क्रिएट केओस, राइट। अगर आपको कल आप लिखोगे दैट मैं कल आतंकवादी हमला करने वाला हूं यहां पर, या फिर कुछ ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर दिए कोई पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, तो वो जो है ना सोशल जो पीस है उसको बिगाड़ सकता है, सोशल केओस फैला सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के चीजों को एक बार में रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनफैक्ट अगर आप फेसबुक में कुछ पोस्ट भी कर दोगे ना तो अचानक से हटाया नहीं जा सकता, उस चीज को फिर से फेसबुक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है दैट आप हटाइए, उसके बाद वो हटाती है। तो ये जो सेफ हार्बर है ना, ये सेफ हार्बर के तहत फेसबुक या फिर यूट्यूब, इन लोगों को इतना पावर मिला हुआ है दैट हाँ इनिशियल फेज में जो डाला जाएगा, अगर ये यूट्यूब या फिर फेसबुक उसको ना भी हटाए तो भी जो आप जिम्मेदारी इसका यूट्यूब या फिर फेसबुक के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान उसको यूज कर रहा है ना, कोई भी उसको डाला जा सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी पावर को जो मिला हुआ है, इसका काफी ज्यादा वो लोग मिसयूज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो इस मिसयूजल को रोकने के लिए यूएस और इंडिया सोच रही है दैट इस बिग टेक जायंट कंपनीज में जो है ये सेफ हार्बर क्लॉज जो है इससे डू अवे कर दिया जाए। नाउ अब क्या होगा फ्यूचर में वो तो इट इज रिमेन टू बी सीन, बट या let's focus on the another news, that is 5 people die in judicial custody every day. NHRC का डेटा के थ्रू पता चल गया है that judicial custody में 5 लोग हर दिन मर रहे हैं। नाउ जुडिशियल कस्टडी होता क्या है, नाउ उसको समझाने के लिए 2 कस्टडीज होते हैं दोस्तों, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, एक होता है पुलिस कस्टडी, है ना, याद रखिएगा। अब जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये पुलिस कस्टडी, बेसिकली अगर आपको कोई ऐसा आपने ऑफेंस कर दिया विच इज काइंड ऑफ कॉग्निजेबल, ठीक है, तो आपको पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट फाइनली डिसाइड करती है दैट क्या आपको जेल में घुसाना है ना, क्या आपको पुलिस को सौंप देना है या आपको बेल दे देना है, ठीक है। 3 चीजें, क्या आपको पुलिस को देना है, क्या आपको नॉर्मल जेल में घुसाना है, ऐसा जगह में वेयर यू विल बी केप्ट अवे फ्रॉम द आईज ऑफ नॉर्मल पब्लिक, है ना, जिससे नॉर्मल पब्लिक का अब्यूज आपको ना सहना पड़े, है ना। और तीसरा ऑप्शन है दैट क्या उनको ऑल टुगेदर बेल दे देना है, वो मजिस्ट्रेट का हाथ में होता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया है दैट मजिस्ट्रेट डिसाइड्स वेदर टू रिलीज हिम, बेल हिम और सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। अब जो जुडिशियल कस्टडी में जो है ना, पुलिस स्टेशन के जेल में नहीं रखा जाता है, ये नॉर्मल अदर जेल्स में रखा जाता है, लेकिन ठीक है, और उन जेल्स में इसीलिए रखा जाता है जिससे पब्लिक के नजरों से उनको दूर रखा जा सके। बार बार क्लियर है यहां तक, है ना। सो दिस इज अबाउट द जुडिशियल कस्टडी दैट वी हैव सीन इन दिस वेरी आर्टिकल, और इसी के रिलेटेड आर्टिकल जस्ट न्यूज में था। अगर बाई चांस आपको पुलिस रिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप इस टाइप के फर्दर पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, देखो भाई जुडिशियल कस्टडी में भी तो लोगों की मृत्यु हो रही है ना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी किया है फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बच्चों का मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए एनसीईआरटीज ने गाइडलाइन जारी किया दैट जिससे बच्चे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से ना गुजरे। एक्चुअली कुछ रिसर्च किया गया था, उसके दौरान में कुछ फाइंडिंग किया गया था और पाया गया दैट बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का फेस कर रहे हैं। क्या रीजंस है? रीजंस है एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, रिजल्ट प्रेशर। इनफैक्ट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने लाइफ से, अपने पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने स्कूल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बच्चे उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे आईएएस का एग्जाम देने, तो क्या होगा?
है ना, ये तो वही हो गया ना। या फिर एक कोई आईएएस टॉपर को बोलोगे क्रिकेट खेलने, तो क्या होगा, है ना, समझ लो। तो वो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं नहीं समझ पाता, और ये सब चीज़ का प्रेशर जो अल्टीमेटली बच्चों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ जो की गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके बोला गया है दैट स्कूल्स को अब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, सब कोई हो। इन्फोर्स करना पड़ेगा एनुअल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को। मैकेनिज्म लाना पड़ेगा फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न, क्योंकि अगर बच्चे स्ट्रेस में आके, पता है, बहुत समय आत्महत्या कर लेते हैं। और बच्चे, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशंस मैन। अगर उन्हीं ने आत्महत्या कर दिया तो फ्यूचर कैसे हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए उनके बिहेवियर को, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे टीचर्स उनके प्रॉब्लम को एक्चुअली में समझ सके। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस सेक्टर में, एजुकेशन, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। ये इसको आप अच्छे से पढ़ लिए, इतना छोटा लैंग्वेज में आपको मैं नहीं समझा सकता। दिस इज़ ऑल टुगेदर अ बिगर अरीना, है ना, जिसमें स्टूडेंट के मेंटल वेलबींग को फोकस किया जाता है। मनोदर्पण, है ना, सहयोग, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, किरण हेल्पलाइन। तो ये सब कुछ ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो कि लेड किया जा रहा है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रिकमेंड किया है 8 नेम्स जिससे कि अपॉइंट किया जा सके बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस को। तो कॉलेजियम सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसके तहत अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है जजेस को, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है, इसको हेड किया जाता है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी बैठते हैं कोर्ट के। वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है, वैसे हाई कोर्ट का भी कॉलेजियम होता है, जो क्या लेड किया जाता है बाई चीफ जस्टिस और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। और उनके द्वारा जो नेम रिकमेंड किया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट कॉलेजियम, दे रीच टू द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम भी। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जब हाई कोर्ट का कॉलेजियम रिकमेंड कर देता है ना, उसके बाद यहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद जाता है गवर्नमेंट के पास, है ना, जिसके बाद प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया रेजेस श्रीलंका तमिल इशू इन यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, दिस इज़ बिगर न्यूज़, बहुत बड़ा न्यूज़ है, जहाँ पर एक तरफ हम श्रीलंका के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं तमिल्स, राइट, हु आर इनहैबिटिंग इन दिस ब्लैक पार्ट, ये देखो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट के रीजन में जो ना तमिल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इंडिया हैज़ वॉइस्ड कंसर्न ओवर द लैक ऑफ मेजरेबल प्रोग्रेस इन श्रीलंकाज प्रॉमिस्ड पॉलिटिकल सिचुएशन टू द लॉन्ग पेंडिंग तमिल नेशनल क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जेनेवा, उसमें इंडिया ने बोला है दैट देखो, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट कोई भी अगर स्टेट रहता है, यहाँ के केस में मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, तो उस हर एक स्टेट को प्रमोट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स, और इंटरनेशनल डायलॉग्स और कॉपरेशंस के थ्रू ही अगर कोई भी इश्यूज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करो, है ना, क्योंकि यही सब चीज़ तो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है। बट श्रीलंका अगर है, वहाँ पे जो तमिल माइनॉरिटीज़ है उनको बहुत दिनों से परसिक्यूशन फेस किया जा रहा है बाय द नेशनलिस्ट सेनालीज गवर्नमेंट। इनफैक्ट इसी रिफ्ट के कारण, दैट इज तमिल माइनॉरिटी और वहाँ के गवर्नमेंट के रिफ्ट के कारण ही तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इस नाम का एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आया था, जिसके कारण वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ था। नेक्स्ट, 3 क्वेश्चंस टेस्ट फॉर वैलिडिटी ऑफ 10% EWS कोटा। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें जो 10% कोटा लाया गया था ना इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, तो उसी को कुछ चैलेंजेस किया गया है, उसी के ऊपर 3 क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर बेसिकली ये चीज़ वैलिडेट किया जाएगा। तो 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, जिसके तहत 10% रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए थे फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, जो क्या नॉर्मल जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना इंपावरमेंट मिल गया था दैट वो भी प्रोवाइड कर सके रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, राइट। अब सिन्हो कमीशन की भी, जब भी मैं इसकी बात करता हूँ 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो सिन्हो कमीशन की भी बात आती है, जहाँ पर जो EWS रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, ये रिकमेंड ही इस कमीशन के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया था देखो भाई, बहुत सारे BPL फैमिलीज़ हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना,
उनको रिजर्वेशन इसके थ्रू दिया गया था। बेसिस ऑफ द चैलेंज क्या क्या था, 3 जो फोकस जिसमें 3 क्वेश्चनर के ऊपर डिपेंड किया जाएगा वो ये चैलेंजेस है। दैट इज पहला है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन जो कि गारंटी किया जाता है टू सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट है ये डिपार्ट करता है फ्रॉम इट्स प्रॉमिस ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ऑन द सोल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। रिजर्वेशन ऑफ 50%, इंदिरा साहनी केस में इसको कैप लगा दिया गया था, बट उस कैप से भी तो ये निकल कर बाहर में आ गया ना। फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस अ ट्रेड और प्रोफेशन इज वायलेटेड। जी हाँ, आप खुद सोचो ना, दैट सरकार कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एक क्राइटेरिया सेट कर दे रही है मेरिट की, है ना, जो क्या नॉर्मल अगर देश में ट्रेड और प्रोफेशन की कॉम्पिटिटिवनेस को खा ले रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पीएम मत्स्य संपदा योजना रिसेंटली 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। टाइमलाइन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच में बेसिकली काइंड ऑफ हमारे देश में ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है, जिसके तहत सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल वे में फिशरी सेक्टर को डेवलप करना है हमारे देश में। ठीक है, अप्रोच क्या क्या है, ये क्लस्टर या फिर एरिया बेस्ड अप्रोच के तहत बेसिकली फिशरीज को डेवलप किया जाएगा, जिससे एक कोई पर्टिकुलर रीजन में फिशरीज को फोकस किया जाएगा, दैट हाँ फिशरीज डेवलपमेंट को कैसे इसको प्रमोट किया जा सके। कुछ की टारगेट्स है, अगर आपको देखना, देखिए ये रटना नहीं है, मतलब ये टर्म्स रटना नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए ना, दैट फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फिश एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इनकम का फार्मर को डबल करना है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है उसको घटाना है ना, और ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। बस इतना ही, ये की टर्म्स याद कर लिए, ये सब टर्म्स याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अचीवमेंट क्या क्या है, फिश प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट को अभी तक अगर देख लीजिएगा अभी तक का ऑल टाइम हाई है। यही क्यों, स्टेटस अगर देख लीजिएगा फिशरी सेक्टर का, तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया भर में। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, यही सब तो। नेक्स्ट, 28 गीगावाट ऑफ एडिशनल कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी होना चाहिए इंडिया में बाई 2032। ये एक रिपोर्ट लाया गया है बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, उन्हीं ने ये चीज़ बोला है। ठीक है, तो इंडिया का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहा जा रहा है आने वाले समय में ग्रो हो सकता है बाई एन एवरेज ऑफ 7.2%। इसीलिए बोला जा रहा है कोल का जो इंडिया में शेयर है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में, और ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है ना, तो मैक्सिमम 60% तक ही बढ़ सकता है, अगर कंडीशन बीइंग दैट हम लोगों ने जो पंचामृत हमने कमिटमेंट दिए है उसके अंदर अगर हम लोग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो इंडिया कितना भी कोल का कोल का पावर प्लांट को इंस्टॉल क्यों ना कर ले, वो मैक्सिमम 60% तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने न्यूज़ डिस्कस किया। अभी MCQs देख लेते हैं। सबसे पहला MCQ कल का, कुशियारा रिवर के रिलेटेड इंडिया ने किस देश के साथ साइन किया गया एग्रीमेंट, यह है बांग्लादेश। दूसरा है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था रिगार्डिंग ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के रिलेटेड, तो जी हाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर देख लीजिएगा बिल्कुल सही थे, इसलिए C and C विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें सब लोगों ने ही, आप लोगों ने सही आंसर दिया, किन्हीं ने रॉन्ग नहीं, बेसिकली सभी ने सही दिया। चलो अच्छी बात है, आज के आंसर आप देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज G20 मेंबर्स, बताइए। इंडोनेशिया, टर्की, मेक्सिको, मलेशिया, है ना, और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 100th, 101, 102 या फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइज, वी विल बी वेटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।